Hello everyone, welcome to Defense Sadhana. This video is the complete coverage of current affairs of April 2022. अप्रैल 2022 के कंप्लीट करंट अफेयर्स इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे और ये वीडियो जो है यूज़फुल रहता है CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, NDA और जो भी डिफेंस के एग्जाम्स रहते हैं उन सभी के लिए। मैं एक मंथ का केवल एक ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मार्च 2022 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसे प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8477850042। अपने एग्ज़ाम से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि मैं स्पेशल राउंड अप जो है वो कवर करूँगा। किस तरीके के स्पेशल राउंड अप, जैसे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर मैंने कवर किए हुए हैं, आप उससे जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। साथ के साथ जैसे बुक्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, कोई भी इंडेक्सेस जो भी रिलीज होती है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इस तरीके के वीडियोज़ जो हैं मैं स्पेशल हर एक टॉपिक के रिलीज़ करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। वो CAPF और CDS के एग्ज़ाम से पहले ही अपलोड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पता है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है रिलीज़ किए गए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं। अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में कहा गया कि नो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को मिटाओ। उसके बाद जीरो हंगर, मतलब हंगर को एलिमिनेट करने के लिए सेकंड। थर्ड बात करता है हेल्थ की, 4 एजुकेशन की, 5th करता है जेंडर इक्वलिटी की, ऐसे ही 6 करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। इसी तरीके से 17 गोल हैं जिनको हमें अचीव करना है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, इसने और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या है, लोकलाइज कर दीजिए। लोकलाइज करने का मतलब क्या है कि पंचायत के लेवल पर ये जो 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको अचीव करने में पंचायत जो है वो कदम बढ़ाएंगे तो ये जल्दी अचीव हो जाएंगे, क्योंकि लोकल लेवल पर काम होगा, बेसिक यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन की उस लेवल पर काम होगा तो ये जल्दी अचीव होंगे। और ये जो 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, वो हमको अचीव करने 2030 तक। ये एडॉप्ट किए गए थे जब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट की जो मीटिंग हुई थी 2015 में, वहाँ इन्हें जो है एडॉप्ट किया गया था कि ये हमें 17 गोल हैं जो अचीव करने हैं। फास्टर नाम का एक वेब पोर्टल कह लीजिए या फिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कह लीजिए, वो लॉन्च किया गया है CJI के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे CV रमन्ना, इन्हें आप देख सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और ये क्या करेगा, जो भी कॉपीज़ होती हैं कोर्ट के, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी भेज सकेगा। जैसे किसी की बेल हुई है तो उस बेल की कॉपी भेजनी है अगर हमको, तो वो जल्दी भेज पाएगी। ऐसे ही जो भी काम हैं कोर्ट के, वो जल्दी से जल्दी करने में इस पोर्टल से हेल्प मिलेगी। इसकी फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसकी फुल फॉर्म में ही इसका काम लिखा हुआ है कि फास्ट और सिक्योर्ड, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो उनका सिक्योर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं, बेल ऑर्डर होते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको जल्दी से जल्दी सिक्योर और फास्ट तरीके से भेजने में ये जो पोर्टल है ये काम आएगा सुप्रीम कोर्ट के। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है। इससे क्या होगा, जो भी एप्लीकेशंस हैं लाइसेंस के, परमिशन के, रजिस्ट्रेशन के, किससे रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, ब्रॉडकास्टर्स के लाइसेंस, परमिशन, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको जल्दी से जल्दी फाइल किया जा सकेगा और प्रोसेस किया जा सकेगा इस पोर्टल के थ्रू। क्योंकि आपको पता है कि जो भी वर्क रहता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क रहता है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ में या डिपार्टमेंट्स में, उसमें काफ़ी डिले होती है। तो काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है गवर्नमेंट कि हर एक पोर्टल को डिजिटल किया जाए, जितना हो सके उतना डिजिटल किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है। किसके लिए है ये ब्रॉडकास्टर के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और परमिशन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये सिंपल और यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल है और इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबनेस आएगी। और इससे क्या, करप्शन भी कम होगा कि कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है किसी लाइसेंस के लिए, परमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पर करप्शन के चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाएंगे। तो उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ IT के
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में बात करें तो फोर्थ एडिशन था इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 डायलॉग होता है, और ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ, जो कि यूएसए की कैपिटल है। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में ये हुआ। ये आप देख सकते हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उसी तरीके से यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को आप देख सकते हैं। तो इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि 2+2 का मतलब क्या है। तो 2+2 का मतलब है कि 2 लोग तो होंगे इंडिया की तरफ से और 2 लोग होंगे अमेरिका की तरफ से। और ये कौन होंगे 2 लोग? ये 2 होंगे मिनिस्टर्स। कौन कौन से? डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दोनों कंट्री के, वो मिलेंगे, उसे कहते हैं 2+2 डायलॉग। इंडिया और यूएस के बीच में ये जो 4th एडिशन था जो अभी कंडक्ट किया गया है, और ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ। 2+2 डायलॉग की बात करें तो ये मीटिंग का एक फॉर्मेट है जिसमें फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर जो पार्टिसिपेट करते हैं और ये बात करते हैं जो भी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू रहते हैं उन पर। 2+2 जो ये डायलॉग है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है, ये कौन कौन से कंट्री के साथ इंडिया कंडक्ट करता है? तो वो केवल 4 कंट्री हैं ऐसे जिनके साथ इंडिया करता है। कौन कौन से हैं? यूएसए है, जापान है, और रसिया है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, ये रसिया का है, ये जापान का है, और ये यूएसए का है। 4 कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग के फॉर्मेट में मीटिंग करता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और इसमें जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है शामिल रहते हैं। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडिया और श्रीलंका ने एक MOU साइन किया है। किसके लिए? मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए। ये कहाँ सेटअप किया जाएगा? ये कोलंबो में सेटअप किया जाएगा। कौन सेटअप कर रहा है इसे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसे सेटअप करेगी। इंडिया और श्रीलंका का फ्लैग आप देख सकते हैं। श्रीलंका की लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये इंडिया है, ये इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, और तमिलनाडु जो है सेपरेट करता है। तमिलनाडु कहेंगे कि इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है वो करता है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है साउथ में है, ये सेपरेट करता है। कोलंबो की लोकेशन ये है, आप यहाँ देख सकते हैं। कोलंबो जो है इधर ईस्ट हो जाएगा श्रीलंका का, तो इधर हो जाएगा वेस्ट। तो वेस्ट कोस्ट पर जो है आपको श्रीलंका के कोलंबो, उसकी कैपिटल जो देखने को मिलती है। और ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं, और श्रीलंका को सेपरेट करेंगे, लेकिन इंडिया का जो स्टेट है वो है तमिलनाडु, जिसे सेपरेट करते हैं। और तमिलनाडु में ही क्या बन रहा है? डुगोंग जिसे सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, तो डुगोंग रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में सेटअप किया जा रहा है। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या होता है? ये क्या है? एक इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, ठीक है। कौन से नेटवर्क का ये पार्ट होते हैं? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट होते हैं। इनसे सी लेन को मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे कि स्विफ्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड किया जा सके। कोई भी इमरजेंसी, अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो भी सी है, यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी है, तो उसके लिए रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के सेंटर जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो ये सेंटर जो है कोलंबो में डेवलप किया गया है और इंडिया की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। अब इसे हर कंट्री में अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। इंडिया का जो सेंटर है उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एजेंसी डेजिग्नेटेड है वो है कोस्ट गार्ड, और इसी सेंटर को श्रीलंका में जो कोऑर्डिनेट करेगी, जो एजेंसी डेजिग्नेटेड है वो है वहाँ की नेवी। तो श्रीलंका की नेवी जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करेगी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसके मेंबर जो हैं 175 हैं, 175 मेंबर हैं इसमें, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ये काम करती है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके शिपिंग इंडस्ट्री में, और प्रिवेंट करें जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है शिपिंग से। और ये क्या लीगल मैटर्स जो हैं उसमें भी इन्वॉल्व रहती है, लायबिलिटी के, कंपनसेशन के जो भी इश्यू रहते हैं, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक को भी फैसिलिटेट करने में IMO जो है हेल्प करता है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब क्या है कि ये USA अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या नाम है इसका? कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। क्या करता है? ये एक रिपोर्ट जारी करता है। अब रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट जो रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड होती है, ये जो रिपोर्ट होती है, और ये डेजिग्नेट करता है कंट्रीज़ को। वेरियस फील्ड्स से होते हैं, वेरियस नेम्स कैटेगरी दी जाती हैं, लेकिन इंडिया को जो डेजिग्नेट किया गया है वो आपके लिए ज़रूरी है। लगातार इंडिया को तीसरी बार, हर साल में एक रिपोर्ट जारी होती है, और ये तीसरी बार है कि इसने इंडिया को जो है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो डेजिग्नेट किया है। अब ये डेजिग्नेशन जो है, ये वर्स्ट वायलेटर्स होते हैं ना,
रिलीजियस फ्रीडम के, उनके लिए ये डेजिग्नेशन जो है दी जाती है। अब इंडिया को ये डेजिग्नेशन दी गई है, लेकिन और कौन से कंट्रीज हैं जिनकी कैटेगरी में उसने इंडिया को रखा है, जैसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रसिया, इस तरीके के कंट्रीज़ को जो है ये डेजिग्नेशन दी जाती है जो इस कमीशन ने इंडिया को दी है, और ये यूनाइटेड स्टेट का एक कमीशन है। अब इस कमीशन के बारे में बात करूं तो ये कहते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक एजेंसी के तौर पर काम करती है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1998 में हुआ था, और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के द्वारा इसका फॉर्मेशन जो है किया गया है। ये एक एडवाइजरी और कंसल्टेटिव बॉडी की तरह काम करती है, और ये अपनी एडवाइस देती है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं। किसे देती है एडवाइस? ये यूएस की कांग्रेस क्या कि यूएस की पार्लियामेंट जो है उसको ये एडवाइस देती है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको यूज़ करके, जैसे आर्टिकल 18 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, इस तरीके के जो स्टैंडर्ड हैं उन्हें ये यूज़ करके अपनी रिपोर्ट को तैयार करती है, अपनी एडवाइजरी या फिर अपनी कंसल्टेशन जो वो देती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है रायसीना डायलॉग से रिलेटेड। रायसीना डायलॉग 2022 जो है ये दिल्ली में हुआ है, और ये दिल्ली में क्यों हुआ है? क्योंकि 2016 से 2016 से लगातार जो है दिल्ली में ही होता है, न्यू दिल्ली में ही होता है। और रायसीना डायलॉग क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि रायसीना हिल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट है, रायसीना हिल्स, इसी वजह से इसे कहते हैं रायसीना डायलॉग। ये क्या है? ये एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है जहाँ के डिस्कस किए जाते हैं इश्यू, और कोशिश होती है कि उन इश्यू को सॉल्व भी किया जाए जो कि मोस्ट चैलेंजिंग इश्यू हैं करंटली वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर जो इश्यू होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, और ग्लोबल कम्युनिटी के यहाँ पर लीडर्स जो हैं शामिल होते हैं। कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। 2022 में 2022 में ये जो है 25 से 27 अप्रैल के बीच में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग, जैसा कि मैंने कहा कि रायसीना हिल्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट है, उससे इसने अपना नाम लिया है। तो इंडिया की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दोनों ही मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, होस्ट करते हैं। इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिकल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। ये ब्रिंग्स टुगेदर ग्लोबल लीडर्स, जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में काम किया जा सके, और जो भी ग्लोबल लीडर होते हैं बिजनेस के, मीडिया के, सिविल सोसाइटी के, डिफेंस के और फॉरेन पॉलिसी के, उनको ये साथ में लाकर जो है डिस्कशन करते हैं जो भी ग्लोबल इश्यू रहते हैं उनको। ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो डेवलप करेंगे। क्यों की जा रही है ये ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन जो क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि फंड करेगा प्रोजेक्ट्स को। कौन से प्रोजेक्ट्स को ये फंड करने की कोशिश करेगा? जैसे चाइना की हेगेमनी चल रही है इस रीजन में। कौन से रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंडो पैसिफिक रीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है ये प्रोजेक्ट्स को फंड करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से? ट्राईलेटरल डेवलपमेंट। एक तो इसमें इंडिया शामिल होगा, और जहाँ पर इन प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा वो कंट्री शामिल होगा, और तीसरा जो है कोई ग्लोबल कंट्री, कोई डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर फंड प्रोवाइड करने के लिए शामिल होगा। तो ये होगा ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन से रीजन की बात की जा रही है? इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जा रही है। एशिया पैसिफिक की बात करें तो ये जो रीजन है, ये येलो कलर से जो मार्क है, इसे कहते हैं एशिया पैसिफिक। लेकिन जैसे इंडियन ओशियन को भी इसमें ऐड कर लिया जाता है, इंडियन ओशियन को, तो इसे कहते हैं इंडो पैसिफिक। और याद रखिए, इंडो पैसिफिक का मतलब ये नहीं है कि इंडिया और पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का मतलब है कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच का जो रीजन है उसे कहते हैं इंडो पैसिफिक। तो मैंने कहा कि इसमें 3 कंट्रीज शामिल रहते हैं, और चाइना का जो डेट ट्रैप है उससे बचाने के लिए इस फोरम को लॉन्च किया गया है, इस फंड को लॉन्च किया गया है। इसमें फ्रांस और EU, जर्मनी, जापान जैसे कंट्री जो है अपनी तरफ से फंड प्रोवाइड करेंगे। इंडिया भी शामिल होगा उसमें, UK भी शामिल होगा उसमें, और जो भी कंट्री जहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है सेटअप किए जाएंगे वो कंट्री भी शामिल होगा। तो इसे कहेंगे ट्राईलेटरल, और ये कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में। किसके लिए? ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने।
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सेमीकंडक्टर कहाँ काम आते हैं? आईटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्र वहाँ पर काम आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम आते हैं। जैसे मोबाइल में जो चिप होती हैं वहाँ पर सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है मोबाइल की चिप में। तो इसी तरीके से अगर आईटी के क्षेत्र में इंडिया को आगे जाना है तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को पहले आगे जाना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि वो एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म करेंगे और वो एडवाइजरी कमेटी जो है वो गाइड करेगी कि हम 76,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर मिशन के लिए वो कहाँ कहाँ उसे इन्वेस्ट करके करें इस एक बड़े अमाउंट को। तो इस एडवाइजरी कमेटी के जो हेड बने हैं वो बने हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, और ये हमारे रेल मिनिस्टर भी हैं। ये जो कमेटी है इसके चेयरमैन आपको मैंने बता दिया कि अश्विनी वैष्णव हैं। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, इसी वजह से वो चेयरमैन है। इसमें गवर्नमेंट के और भी मेंबर शामिल होंगे, इंडस्ट्री से शामिल होंगे और यूनिवर्सिटी अकेडमिया से भी मेंबर्स जो हैं इसमें शामिल होंगे। ये जो है रिकमेंडेशन देगा कि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म किस तरीके का हो, ग्लोबल एंगेजमेंट किस तरीके से की जाए, रिसर्च एंड इनोवेशन को किस तरीके से फंड किया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर क्या काम किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर ये जो है बात करेगा। और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, सप्लाई चेन को रेजिलिएंट किस तरीके से बनाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर ये जो अपनी रिकमेंडेशन देगी कमेटी। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इन्हें डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसे मेटल के तौर पर, एक ऐसे मटेरियल के तौर पर जो कंडक्ट करता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही जो है कंडक्ट कर सकता है। इसके कंपोनेंट की बात करें कि इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो इससे डायोड बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर्स, फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं वो भी बनाई जाती हैं जिनमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज होता है। ये जो है ये कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी को वाइड रेंज पर। ये परमानेंटली और डायनेमिकली जो है कंट्रोल कर सकता है और कंडक्ट भी कर सकता है। सेमीकंडक्टर जो है कोई भी डिवाइस जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी को परमानेंटली भी वो कंडक्ट कर सकता है या फिर डायनेमिकली भी वो कंट्रोल कर सकता है। अब एक बार समझा देता हूँ और ये वर्ड आया है तो परमानेंट और डायनेमिकली कंट्रोल करना कैसे हो गया। जैसे कोई भी कंडक्टर है, मानिए उसमें 5 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो रही है, लेकिन उसे कंट्रोल करके दो तरीके का बनाया जा सकता है कि एक तो इसमें परमानेंटली 5 यूनिट ही जो है वो कंडक्ट होगी। दूसरा क्या किया जा सकता है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है डायनामिकली, कि कभी तो इसमें 2 यूनिट हो जाएगा और कभी इसमें 3 हो जाएगा और कभी 5 हो जाएगा तो कभी 6 भी इसमें हो सकता है। इस तरीके से डायनामिकली कंट्रोल हो गया और परमानेंट मतलब एक ही बार में फिक्स कर दिया गया, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है अपना एनुअल का मतलब है कि ये हर साल जारी होती है। तो एनुअल रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की, क्या नाम है उसका, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22। अब इस रिपोर्ट की जो थीम है उसे भी याद रखिए। कौन सी रिपोर्ट है, इसका नाम क्या है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। अब इसकी थीम क्या है, रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। किसकी बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ये एक स्ट्रेटजी पेश कर रहे हैं, एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, जिससे कि स्टेडिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो रुकेगी कुछ दिन तक, वो स्टेडी रहेगी। कौन सी ग्रोथ, 6.5 to लेकर 8.5 तक की जीडीपी ग्रोथ जो है वो अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसका टाइटल है रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट और इसका नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। आरबीआई के द्वारा जो है ये जारी की गई है। क्या कहा गया है इसमें कि जो भी कोविड-19 से लॉसेस हुए हैं इंडियन इकोनॉमी को, तो इंडियन इकोनॉमी को 12 साल का टाइम लग जाएगा, 12 years टू टेक ओवर द लॉसेस जो कोविड-19 से हुए हैं। कैपिटल इन्फ्यूजन जो किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो बैंक्स जो हैं उनका CRR जो है वो इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जो असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ARCs जो हैं, उनसे जो अमाउंट रिकवर हो रहा है वो काफ़ी कम है। पिछले सालों में जो है उसमें गिरावट आई है, वो कम हो गया है। ARCs क्या होती हैं, जो भी NPA हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हो जाती हैं बैंक की, उनको रिकवर करने के लिए असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो डेवलप की जाती हैं।
कुछ रिकमेंडेशन भी दिए हैं कि अगर इस तरीके का केस हो रहा है कि एआरसी जो है वो कम एनपीए को जो है रिकवर कर पा रही हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसने कहा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की जो बेंचेस हैं उनको बढ़ा दो। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की जो बेंचेस होती हैं वो एनपीएस को देखती हैं, उसके बाद वो डेजिग्नेट किया जाता है एआरसीज को। तो एनसीएलटी की बेंचेस जो है उनको बढ़ा दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए को जो है रिकवर किया जा सके असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा। ये जो है रिकमेंडेशन दी। इन्फ्लेशन जो है रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस से हुई है, और जो डीग्लोबलाइजेशन हुआ है रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस से, उससे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है इंडियन इकोनॉमी को। ये सारी रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई है। अभी ये रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ा दी है, इससे आपको इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है इस रिपोर्ट के और ये रिकमेंडेशन है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछे जाने के चांसेस तो कम है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। इकोनॉमी के सेक्शन में कोई भी एक स्टेटमेंट को आपको दे देगा कि ये सही है या ये सही नहीं है। जैसे एआरसीज के थ्रू जो एनपीए रिकवर हो रहे हैं वो बढ़ गए हैं क्या, अगर इस तरीके से कहेगा तो आप क्या कहेंगे कि नहीं ये गलत है, आरबीआई ने कहा है कि वो बढ़ा नहीं है, वो कम हो गया है। बाकी मेन चीज़ तो यही है कि रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जो है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज़ नहीं की जाती है, ये आरबीआई के द्वारा जो है रिलीज़ की जाती है, ये आपको बताना है। स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये हैं मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, और ये सूरत में ऑर्गेनाइज की गई है। 18, 19 और 20 अप्रैल को हुई है। 2022 की जो कॉन्फ्रेंस है वो सूरत में हुई है, आपको याद रखना है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन की बात करें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव किया जा सके, मतलब उसे फैसिलिटेट किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको सिटीज़ में इम्प्रूव किया जा सके, लोकल एरिया डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, और जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है सिटीज़ में उसको भी हार्नेस किया जा सके। 100 सिटीज़ जो हैं वो चुने गए थे इसके लिए, और गवर्नमेंट ने इसके लिए हर एक सिटी को 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो देने की बात कही थी, और इसमें 48,000 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया है, और उतना ही जो है स्टेट्स को फंड करना होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं, जिसमें कुछ हिस्सा तो सेंटर देता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट देती है, और कुछ हिस्सा जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। यूजुअली ये आधा आधा होता है, ठीक है। एक स्कीम होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये होती है कि उसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन स्पॉन्सर्ड स्कीम जो रहती हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है वो थोड़ा सा रहता है। ख्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ख्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो सेटअप किया जाएगा, और ये चेनाब नदी पर बनेगा। चेनाब नदी जो है उस पर बनेगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। 540 मेगावाट का ये होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और चेनाब रिवर पर ख्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अलावा और भी कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, जैसे कि बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दुलहस्ती पावर स्टेशन, सलाल पावर स्टेशन, पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और किरथई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब जैसे बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, पकालदुल, कीरू और किरथई, ये सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पावर स्टेशन जो है ये चेनाब रिवर पर हैं। जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये कहाँ हैं, केवल और केवल चेनाब रिवर की बात कर रहे हैं। चेनाब रिवर जो है ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। अब बात करते हैं जैसे लद्दाख जो है, पहले जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अब ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, तो ये है लद्दाख। लद्दाख में तो ये आ जाता है नंगा पर्वत, और लद्दाख में ही आ जाता है लेह। लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, तो ये जो जगह है ये है लेह, और ये जो जगह है ये है डैमचौक, ठीक है। चेनाब रिवर जो है,
चेनाब रिवर, यहाँ आप देखिए ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चेनाब रिवर जो है हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है। दो रिवर ऑरिजिनेट होती हैं, एक तो चंद्रा और एक भागा। तो चंद्रा और भागा दो रिवर जो है मिलकर चेनाब रिवर को फॉर्म करती हैं। इस तरीके से चेनाब जाती है। चेनाब हिमाचल से जाएगी जम्मू, और जम्मू से क्या पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये कंट्री जो आप देख रहे हैं जो लद्दाख के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो है पाकिस्तान। इंडिया के लद्दाख के साथ भी पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान। साथ के साथ पंजाब के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, और नीचे अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान। ऊपर बात करते हैं, जैसे लद्दाख में हम बात कर रहे हैं, तो लद्दाख के साथ जो है एक तो चाइना अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, लद्दाख के साथ में चाइना है, और दूसरा है अफगानिस्तान, और तीसरा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पर करता है, ये देखिए, ये जो जगह है ना, यहाँ पर अफगानिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर जो है इस जगह पर लद्दाख में मिलता है। इसी के लिए मैंने बड़ा मैप जो आपको दिखाने के लिए लगाया है यहाँ पर। बाकी रिवर्स को देखते हैं, जैसे इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो ट्रांस हिमालयन रिवर की बात आती है एग्जाम में। ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी हैं, जो हिमालय के पार से निकलती हैं, जो ऑरिजिनेट होती हैं हिमालय के पीछे से। ठीक है, अगर ये हिमालयाज हैं, यहाँ से कोई रिवर ऑरिजिनेट हो रही है तो इसे कहेंगे ट्रांस हिमालयन रिवर। तो इसी तरीके से ये जो है हिमालयाज हैं, इस तरीके से आप मान के चलेंगे। तो उनके पीछे कौन कौन सी रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, एक तो हो रही है इंडस रिवर जो लेक मानसरोवर से निकल रही है। तो ट्रांस हिमालयन रिवर होगी एक तो इंडस, और एक कौन सी है, सतलज रिवर। ये आप देखिए सतलज जो है, तो इंडस एंड सतलज, सिंधु नदी और सतलुज नदी, ये दो रिवर जो हैं ये ट्रांस हिमालयन रिवर हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर आ गई इंडस, और नीचे फिर क्या है, झेलम रिवर। झेलम रिवर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद चेनाब आती है, उसके नीचे जो है वो आएगी रावी। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी के नीचे आएगी ब्यास, और ब्यास के नीचे आएगी सतलज। तो आप इसे RBS के नाम से याद रखिए, RBS, रावी, ब्यास और सतलज। एक रिवर तो जो है झेलम जो है ऑरिजिनेट होगी जम्मू एंड कश्मीर में, J फॉर J, और इंडस रिवर जो है ये तो लेक मानसरोवर तिब्बत कहेंगे या आप इसे चाइना कहेंगे, वहाँ से ऑरिजिनेट होती है। झेलम J फॉर J जम्मू एंड कश्मीर से। चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है। उसी तरीके से रावी जो है वो भी हिमाचल प्रदेश से ही ऑरिजिनेट हो रही है। रावी के बाद जो है ब्यास जो है वो भी हिमाचल प्रदेश से ही ऑरिजिनेट हो रही है। और रावी ब्यास के नीचे की अगर मैं बात करूँगा तो फिर आएगी कौन सी, सतलज। सतलुज जो है वो भी ट्रांस हिमालयन रिवर है, और इसे भी आप चाइना या फिर तिब्बत से ऑरिजिनेट मान सकते हैं। तो इसी तरीके से इंडस के अलावा जो है तीन रिवर चेनाब, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिनेट होती हैं। आप इस रिवर सिस्टम को अच्छे तरीके से देख लीजिए। 2021 में इंडिया जो है थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर रहा। ये किसने कहा है, नई रिपोर्ट आई है सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम कहाँ है, स्टॉकहोम है स्वीडन में। तो स्टॉकहोम स्वीडन में हेडक्वार्टर है सिप्री जो है ये एक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद को डेडिकेट करती है रिसर्च करने के लिए कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल को लेकर। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1966 में हुआ है, और ये पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और मीडिया और पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी डेटा रहता है उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट तैयार करती है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया जो है थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंड रहा है 2021 में। ये जो रिपोर्ट जो है ये ईयर बुक के तौर पर 2022 में जारी की गई है सिप्री के द्वारा। सिप्री का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में, और ये एक थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर नहीं की जाती है। इसकी की फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो 5 जो हैं लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्पेंड किया है उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन 2 जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्पेंड किया है, जैसे USA नंबर 1 पर रहा है, सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है USA ने। सेकेंड जो है वो है चाइना। तो USA और चाइना दोनों ने मिलकर जो स्पेंड किया है वो 52% है। टोटल पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितना मिलिट्री के ऊपर खर्चा हुआ है
यूएसए और चाइना को मिला दें तो 52% हो जाता है वो, मतलब पूरे विश्व ने मिलकर अगर 100 रुपये खर्चे हैं तो 52 रुपीज़ हुए यूएसए और चाइना ने मिलकर खर्चे हैं। तीसरे नंबर पर यूएसए चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया था, उसके बाद यूके है, और 5वें नंबर पर जो रसिया, 6वें पर जर्मनी है, 7वें पर जापान है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, जो भी साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट होते हैं उनका किस तरीके से रेस्पॉन्स हम करेंगे उसके बारे में एक एक्सरसाइज की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, जो भी टेक्निकल पर्सनल्स हैं, उनको ट्रेन करना। जो भी गवर्नमेंट का स्टाफ है, वो चाहे सीनियर मैनेजमेंट हो या फिर टेक्निकल पर्सनल हो, उनको मैनेजमेंट में ट्रेन किया जाएगा कंटेम्प्रेरी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होते हैं उनके बारे में। अब ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक्सरसाइज NCX जो है, ये क्या है, ये हेल्प करेगी स्ट्रेटेजिक लीडर्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में। स्ट्रेटेजिक लीडर जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इस तरीके के जो भी पर्सनल्स होते हैं, जो भी लीडर होते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझाएगा कि साइबर थ्रेट क्या है, कैसे असेस किया जाए कि आपकी रेडीनेस है या नहीं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट के लिए, कैसे स्किल को डेवलप किया जाए, साइबर सिक्योरिटी के क्राइसिस अगर होते हैं तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए और कैसे कोऑपरेट किया जाए वेरियस मिनिस्ट्रियस डिपार्टमेंट के बीच में। ये कंडक्ट की गई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। INS बागसीर के बारे में बात कर रहे हैं। बागसीर जो है 6 और लास्ट सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंडर में, जो कि लॉन्च की गई है। अब ये मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई है, उन्होंने इसे बनाया है और वहीं पर इसे लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इसके अंडर में जो है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो डेवलप की जानी थी, 6 बनाई जानी थी। सबसे पहली थी कालवरी, दूसरी थी खांदेरी, तीसरी थी करंज। तो पहली 3 है के नाम से, के, कलवरी, खांदेरी एंड करंज, 3 हो गई, पहली दूसरी तीसरी। अब 6 होनी थी, बाकी की 3 कौन सी हैं? चौथी है वेला, और 5वीं है वागीर, और 6वीं है वागसीर, ठीक है। और बाकी की 3 जो वी नाम से हैं, वेला, वागीर और वागसीर। पहली 3 कलवरी, खांदेरी एंड करंज, तीनों ही टोटल 6 हैं। 6 जो है डेवलप हो चुकी हैं, 6 और लॉन्च हो चुकी हैं। INS वागसीर जो है 6वीं है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया जा गया है। ये एक डीजल अटैक सबमरीन है, एंटी सरफेस वॉरफेयर में काम आएगी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आएगी, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होगा, वहाँ भी ये काम करेगी, माइन लेइंग का काम होगा, माइन बिछानी होंगी, वहाँ भी ये काम करेगी, एरिया सर्विलेंस रिलेटेड ऑपरेशंस में भी ये सबमरीन जो है वो काम आएगी। पिनाका मिसाइल सिस्टम की बात करें तो 2 तरीके से, एक तो क्या है कि पिनाका जो है ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन अब इसका इन्हेंस्ड वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है, इन्हेंस्ड MK1, ठीक है, वो लॉन्च किया गया है। दूसरा इसमें एक पिनाका एरिया डैनियल म्यूनिशन जो है वो भी लॉन्च किया गया है। ये डेवलप किया गया है पिनाका जो है DRDO के द्वारा, और इंडियन आर्मी के द्वारा इसे टेस्ट किया गया है। तो इसको डेवलप तो किया गया है DRDO के द्वारा, लेकिन इसकी टेस्टिंग पोखरण में, पोखरण कहाँ है? पोखरण है राजस्थान में। तो इसकी टेस्टिंग DRDO और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर की है। ये इसका एनहेंस्ड वर्जन है, इससे पहले ही पिनाका को डेवलप किया जा चुका है। पहले इसकी रेंज थी 45 किलोमीटर, लेकिन जो इन्हेंस्ड वर्जन आया है पिनाका का, नया जो वर्जन आया है, उसमें इसकी रेंज जो है 70 किलोमीटर के अराउंड हो गई है। इसमें क्या रहता है, 12 रॉकेट्स होती हैं, एक सेल्वो होता है। ये जो है मल्टी बैरल रॉकेट्स लॉन्चर जो है, इसमें एक सेल्वो होता है, इसे कहते हैं एक सेल्वो। एक सेल्वो में जो है 12 रॉकेट्स होती हैं, और ये 12 की 12 रॉकेट्स को जो है 44 सेकेंड में, 44 सेकंड में फायर कर देता है एक सेल्वो को। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है पिनाका उसका नाम है। एग्जाम में इसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉर्नियर DO-228 या फिर डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है कि इसका सबसे पहला कॉमर्शियल फ्लाइट जो है वो कंडक्ट किया जा चुका है, ठीक है। ये एक मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है, इसे डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है जो कि सबसे पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड है।
इंडिजीनियसली मतलब इंडिया में ही उसे डेवलप किया गया है, स्वदेश निर्मित ये एक जो एयरक्राफ्ट है जिसे हॉल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है और इसको डिलीवर किया गया है अलायंस एयर के लिए। अलायंस एयर क्या है? ये एक सिविल एविएशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है ये अरुणाचल से असम के बीच में सिविल फ्लाइट को कंडक्ट करेगा और ये उड़े देश का आम नागरिक जो एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके अंडर में लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हॉल ने इसे डेवलप किया, याद रखना है आपको। हेलिना, हेलिना क्या है? नाग, हमारी नाग जो मिसाइल थी उसी का हेलीकॉप्टर वर्जन जो है उसे कहते हैं हेलिना। अब इसको टेस्ट कर लिया गया है। सबसे पहले तो ये इंडिजीनियसली डेवलप की गई है, स्वदेश निर्मित है, इंडिया ने ही इसे डेवलप किया है। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर लिया गया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। नाग जो थी उसका ही हेलीकॉप्टर वर्जन जो है उसे हेलिना कहते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो है ये है ध्रुव, ध्रुव हेलीकॉप्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये इसका हेलीकॉप्टर वर्जन है, नाका इसी वजह से इसे कहते हैं हेलिना। हेलिना को जो डेवलप किया गया है वो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से इसे टेस्ट किया गया है। ये क्या है? ऑल वेदर, किसी भी तरीके का वेदर हो, डे हो या नाइट हो, कहीं भी ये काम कर सकती है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी की है और ये है इसका राउंड वन जारी किया गया है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की, तो स्मॉल स्टेट में तो टॉप किया है गोवा ने, गोवा नंबर 1 रहा है, स्मॉल स्टेट की बात कर रहा हूँ। सेकंड त्रिपुरा और थर्ड जो है मणिपुर रहा है। ओवरऑल स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 51.4 जो स्कोर है वो तो रहा है गोवा का, लेकिन ओवरऑल टॉप किया है चंडीगढ़ ने। मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूटी की, स्मॉल स्टेट की या फिर बिग स्टेट की, सबकी मिलाकर अगर मैं बात करूँगा, सबको मिलाकर किसने टॉप किया है तो वो किया है चंडीगढ़ ने, क्योंकि चंडीगढ़ का स्कोर जो है 55.7 है, जिसने यूटी की कैटेगरी में भी टॉप किया है चंडीगढ़ ने। वो तो ऑब्वियसली करेगा ही क्योंकि इसने हर जगह टॉप कर दिया चंडीगढ़ ने। यूटी में सेकंड रैंक दिल्ली की रही है और यूटी में थर्ड रैंक जो है दादरा एंड नगर हवेली की रही है। और यूटी में देखा जाए तो इन तीनों का ही स्कोर जो है स्टेट से ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट में जिसने टॉप किया, जैसे गोवा ने टॉप किया है, स्टेट की बात करता हूँ मैं, तो गोवा का स्कोर है 51.4 और ये स्मॉल स्टेट में गोवा ने टॉप किया है। वहीं मैं बिग स्टेट, बड़े स्टेट की बात करता हूँ तो गुजरात ने टॉप किया है, केरला सेकंड रहा है और पंजाब जो थर्ड रहा है। बड़े स्टेट में, लार्जर स्टेट में बात करते हैं, गुजरात का जो स्कोर रहा है वो रहा है 50.1। तो स्टेट की कैटेगरी में गोवा ने टॉप कर दिया है। इसमें जो है पैरामीटर्स जो रखे गए हैं वो पैरामीटर आपको बता देता हूँ किस तरीके से। इसमें 6 पैरामीटर जो हैं वो रखे गए हैं। जैसे डिस्कॉम का परफॉर्मेंस कैसा है। डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उन्हें कहते हैं डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सेस कैसा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अफोर्डेबल और रिलायबल है या नहीं है, क्लीन एनर्जी के इनिशिएटिव किसी स्टेट में किस तरीके से लिए जा रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी है या नहीं है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, और न्यू इनिशिएटिव हो रहे हैं वहाँ पर या नहीं हो रहे हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो 6 पैरामीटर जो हैं ये ध्यान में रखे गए हैं इनको रैंकिंग करने के लिए जो भी स्टेट है। तो टॉप स्कोर रहा चंडीगढ़ का, लोएस्ट रहा लक्षद्वीप का। कैटेगरी में 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है, फ्रंट रनर, अचीवर और एस्पिरेंट्स, ठीक है। लेकिन 3 कैटेगरी क्लासिफिकेशन भी है, जैसे ये जियोग्राफिकल लिमिट पर और पॉपुलेशन लिमिट को लेकर जो है, तो लार्जर स्टेट गुजरात, स्मॉल गोवा और यूटी में चंडीगढ़, और ओवरऑल चंडीगढ़ ने टॉप कर ही दिया है इसमें। सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें केवल इतना ही जरूरी है आपके लिए कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है। तो रिपोर्ट का टाइटल जो है वो है सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन टू अवर्ट अ क्राइसिस। अवर्ट का मतलब है टालना, मतलब किसी क्राइसिस को टालने की बात हो रही है कि स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन है, इनको ध्यान में रख लीजिए वरना क्राइसिस हो जाएगा। सैंड को अच्छे तरीके से नहीं यूज किया तो, इस बारे में बात कर रहा है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, UNEP, इसका हेडक्वार्टर है केनिया, केनिया की कैपिटल नैरोबी में।
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसे जो है जारी किया है। ये क्या करेगी, ये अवेयरनेस जो है क्रिएट करेगी सैंड एक्सट्रैक्शन और उसके यूज को लेकर। कॉमन गोल जो है वो सेव करने के बारे में बात की जाएगी कि सैंड को अच्छे तरीके से यूज कीजिए, इसका जस्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट कीजिए, इसको गवर्नेंस में अच्छे तरीके से लेकर आइए। ये कुछ सॉल्यूशन भी बताएगा कि किस तरीके से सस्टेनेबल यूज हो सकता है सैंड। इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड सैंड माफिया, जो सैंड माइनिंग जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या है। अब सैंड हमारे लिए समस्या क्यों है, क्योंकि वाटर के बाद सबसे पहला जो नेचुरल रिसोर्स जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो तो है वाटर। रैंक 1 क्या है, वाटर की है एक्सप्लॉइटेशन में। सेकंड रैंक जो आती है ना वो आती है सैंड की, सैंड के ग्रेवल्स, क्रस्ट स्टोन की, इन सब चीज़ों की। ये मोस्ट एक्सप्लॉइटेड रिसोर्स जो है वो है नेचुरल। अब सैंड के जो रिसोर्सेज जो हैं वो पिछले 2 डिकेड में, पिछले 20 सालों में ट्रिपल हो गया है। ठीक है, जो मिट्टी का यूज है वो 3 गुना हो गया पिछले 20 सालों में। और जितने तेज़ी से हम मिट्टी को निकाल रहे हैं, जितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो रिप्लेनिश रेट से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से हमको इसे बचाना होगा, और बचाने के लिए रिकमेंडेशन किसने दी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दी है, जिसका टाइटल है रिपोर्ट का सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन टू अवॉइड अ क्राइसिस। क्योंकि सैंड से ही हमारी फसलें होती हैं, मिट्टी ही जो सब कुछ है, तो उसी को बचाने के लिए ये जो रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। मदर नेचर को एक लिविंग बीइंग का टाइटल दे दिया है मद्रास के हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने मदर नेचर को, ठीक है, जो प्रकृति जो है उसको लिविंग बीइंग का टाइटल दे दिया है। लिविंग बीइंग का टाइटल जो है उसे कोई स्टेट जो है इंश्योर करती है। जैसे किसी का कोई भी गार्जियन नहीं होता है तो क्या है, स्टेट को गार्जियनशिप मिलती है, जिसके राइट्स को इंश्योर करने वाला, जिसके अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है, तो उसे स्टेट को उसके अधिकार दे दिए जाते हैं, और स्टेट जो उसके अधिकारों की रक्षा करता है इसे कहते हैं पेरेंट ऑफ द नेशन या फिर पेरेंट्स पैट्रिएट ज्यूरिडिक्शन। उसी का इस्तेमाल कर मद्रास के हाई कोर्ट ने मदर नेचर को लिविंग बीइंग का एक लीगल एंटिटी जो है घोषित कर दिया है। इसी तरीके से 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना रिवर को भी लिविंग एंटिटी या फिर कहेंगे लीगल एंटिटी का एक स्टेटस दे दिया था ह्यूमन बींग्स की तरह, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया उस जजमेंट को, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 में गंगा और यमुना रिवर से रिलेटेड दिया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 में क्या किया कि पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को, जिसमें एवियन और एक्वाटिक सभी शामिल है, उसको एक लीगल एंटिटी की तरह घोषित कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रकृति, या फिर एक मैस्कॉट लॉन्च किया है। ये मैस्कॉट आप देख सकते हैं, इसका नाम है प्रकृति। किसके लिए है, वो चाहते हैं कि हम एक स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस मासेस के बीच में, लोगों के बीच में, कि वो छोटे छोटे चेंजेस अपने व्यवहार में लेके आएँ, अपने बिहेवियर में लेके आएँ, और बेटर एनवायरनमेंट के लिए कुछ सस्टेनेबल चेंजेस जो है वो, कुछ सस्टेनेबल आदतें जो वो एडॉप्ट कर लें। जैसे कि मानिए आप इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे तो आप अपनी लाइट्स को कम से कम यूज़ करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है उसका यूज आप ना करें, इस तरीके से जो है काम करेंगे। तो एक नेशनल डैशबोर्ड जो है वो भी लॉन्च किया गया इसी मौके पर, एलिमिनेट करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक डैशबोर्ड जो लॉन्च किया गया है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है ये एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021, 2 इंडिया के सिटीज हैं जिनको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। एक तो है मुंबई और एक है हैदराबाद, दोनों को ही घोषित किया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किसने, यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली, और इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ एक एनजीओ भी शामिल है जो कि अमेरिका का है, जो कि यूएसए का है, आर्बर डे फाउंडेशन। आर्बर डे फाउंडेशन और FAO ने मिलकर जो है डिक्लेयर किया है मुंबई और हैदराबाद को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब ट्री सिटी की बात करें तो इसमें 5 जो है स्टैंडर्ड रखे जाते हैं।
किसी भी सिटी को ट्री सिटी अगर घोषित करना है तो उसके लिए 5 स्टैंडर्ड हैं। कौन कौन से हैं? एस्टेब्लिश रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो व्हाट यू हैव, आप जानें कि आपके पास क्या है तभी तो आप उसकी रक्षा करेंगे। अगर आपके पास फॉरेस्ट होगा ही नहीं तो आप रक्षा कैसे करेंगे? एलोकेट द रिसोर्सेज, फिर उनको बचाने के लिए आप किस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हो। सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या आप अचीवमेंट्स को, छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे तो मासेस के बीच में क्या है, थोड़ा सा एनकरेजमेंट आएगा और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं वो तमिलनाडु है न्यूज़ में ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड। क्यों है? क्योंकि सबसे पहला, ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो चेन्नई में खोला जा रहा है और ये इंटरनेशनल लेवल का होगा, चेन्नई में होगा। ऑलिव रिडले टर्टल प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ऑलिव रिडले टर्टल की बात करें तो ये सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वार्म वाटर में, मतलब जो भी ट्रॉपिकल रीजन है ना, पैसिफिक का, अटलांटिक का और इंडियन ओशियन का, तीनों ही ओशियन में ये पाए जाते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं जो जेलीफिश, श्रिम्प, स्नेल, क्रैब्स इन सब को खाते हैं। अब ओलिव रिडले इनका नाम इस वजह से क्योंकि इनका जो कलर है ना वो ओलिव होता है, ठीक है। थ्रेट्स क्या क्या हैं इनको थ्रेट है कि जो फिशिंग गियर होते हैं उनमें ये फंस जाते हैं, फिशिंग करने के जो गियर होते हैं इनका हार्वेस्ट भी करते हैं लोग, इनके एग्स जो होते हैं उनको भी हार्वेस्ट करते हैं। इनका जो हैबिटेट है वो भी काफ़ी लॉस हो रहा है, उसमें भी डिग्रेड हो रहा है। मैरीन डेब्रिस जो है, मैरीन कचरा, जो भी समुद्र का कचरा होता है उससे भी इनको नुकसान होता है। और क्लाइमेट चेंज भी इनके लिए एक बड़ा थ्रेट है। IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो इनका स्टेटस है वल्नरेबल। सीवीड पार्क जो है, सीवीड पार्क तमिलनाडु में बनेगा, सीवीड पार्क बनेगा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनेगा सीवीड के लिए। कहाँ? तमिलनाडु में बनेगा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने लॉन्च किया है, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने लॉन्च किया है सीवीड पार्क तमिलनाडु में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन तमिलनाडु में, और ये कंट्री का सबसे पहला है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी तमिलनाडु के किसान हैं, जो भी फिशरमैन हैं, जो भी मछुआरे हैं, उनकी जो जीविका है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ये प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना के अंडर इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये प्रोजेक्ट। सीवीड पार्क जो है, सीवीड इस तरीके की ये वनस्पति होती है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है और इसे डाइट के तौर पर ह्यूमन जो है वो खाते भी हैं। सीवीड क्या है? ये एक प्रीमिटिव, मतलब बहुत ही प्राचीन है ये क्या है? नॉन फ्लावरिंग, मतलब इस पर कोई फूल नहीं आता है, लेकिन ये मैरीन है, समुद्र से रिलेटेड है। ये क्या है? ये एक एल्गी होता है, ठीक है। ये एक एल्गी होता है जिसमें कोई भी रूट नहीं होती है, कोई भी स्टेम नहीं होता और कोई भी लीव्स नहीं होती है। ना तो इसका तना होता है, ना ही इसकी जड़ें होती हैं और ना ही होती हैं इसकी पत्तियाँ, लेकिन ये मैरीन इकोसिस्टम को अच्छे तरीके से बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करती है। ये रेड भी हो सकती हैं, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक, किसी भी तरीके की हो सकती है। और ये अंडर वाटर रहती है और ये छोटी भी हो सकती है, बहुत छोटे लेवल पर, और बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, मीटर्स लॉन्ग भी हो सकती है। जब ये बड़ी होती है और डेंस होती है तो उस एरिया को कैल्प फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो कैल्प फॉरेस्ट आपसे पूछे किसके होते हैं तो वो सीवीड से रिलेटेड होते हैं। कहाँ पाई जाती है ये? इंटर टाइडल रीजन होगा वहाँ भी मिलेगी, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार हमने देखा अभी अभी कहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार की हमने बात की थी, तमिलनाडु में है। इसी वजह से सीवीड पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार में काफ़ी अच्छे लेवल पर पाई जाती है। सैलो और डीप वाटर होगा वहाँ भी मिलेगी, एस्चुरीज होगी वहाँ भी मिलेगी, और बैक वाटर्स होंगी वहाँ भी मिलेगी। बैक वाटर्स क्या होता है? बैक वाटर्स वो होता है जहाँ समुद्र का पानी और ज़मीन के साथ मिल जाता है। एस्चुरीज वो होती हैं जहाँ समुद्र का पानी मिलता है और रिवर का पानी मिलता है, एक नदी और समुद्र जहाँ मिलते हैं। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट जो है इसका 2nd एडिशन आया है। इसका टाइटल है लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। इसे रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD ने इसे लॉन्च किया है। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है ग्लोबल लैंड आउटलुक। इसकी थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। 2nd एडिशन है इसका, याद रखना है आपको।
ह्यूमन जो है उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया 70% से ज़्यादा जो अर्थ का लैंड एरिया है उसको, जो अपनी नेचुरल स्टेट में था। मानिए कि 10 हेक्टेयर की भूमि थी टोटल अगर ऑल ओवर द अर्थ पर, तो उसमें से 7 हेक्टेयर को ह्यूमंस ने, हमने मिलकर जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिससे कि एनवायरनमेंट का काफ़ी डिग्रेडेशन हुआ है। मॉडर्न एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे भी एनवायरनमेंट जो है काफ़ी डिग्रेड होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसी को रिकवर करने के लिए ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है UNCCD के। अब ये जो रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी फाइंडिंग्स आप चाहे नहीं याद रखें, लेकिन ये रिपोर्ट का टाइटल क्या है, थीम क्या है और किसने जारी की है, इसको आप याद रखिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। और बाकी की चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए, जिससे कि आप अवेयर हों अपने आसपास की चीज़ों को लेकर। वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है एक कार्बन रिवेन्यू, ठीक है, एक कार्बन रिवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग नाम की एक रिपोर्ट है। मतलब इंटरनेशनल शिपिंग से आप कार्बन रेवेन्यू कमा सकते हैं, इस तरीके की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। कार्बन टैक्स नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, क्या होता है बताता हूँ। जैसे मानिए कि सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम बनाना चाहती हैं कि हर एक कंट्री को उसकी पॉपुलेशन के बेस पर या फिर उसकी GDP के बेस पर, उसके एरिया के बेस पर कोई एक पैरामीटर सेटअप किया जाए और उन पैरामीटर के बेसिस पर क्या है एक टारगेट किया जाए, ठीक है। कि मानिए कोई पर्टिकुलर कंट्री है A और उसको दिया गया कि आप 100 यूनिट जो हैं कार्बन की वो ही एमिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंट्री B है जिसको दिया गया कि आप जो है 50 यूनिट जो है वो एमिट कर सकते हैं कार्बन की, केवल इतना ही आप जो है कार्बन एमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंट्री A ने क्या किया कि केवल 70 यूनिट ही कार्बन एमिट किया और कंट्री बी ने कितना कर लिया, कंट्री बी ने कर लिया मान लीजिए कि 70 कर लिया। तो कंट्री ए ने तो कार्बन को अपने को बचा लिया है, लेकिन कंट्री बी ने ज़्यादा कर दिया है। तो कंट्री ए जो है एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचा रहा है, फ़ायदा कर रहा है एनवायरनमेंट का, लेकिन कंट्री बी जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो कंट्री बी क्या है, इससे 30 यूनिट खरीद सकता है। मानिए इसको 20 यूनिट की ज़रूरत है, तो कंट्री ए से कंट्री बी जो 20 यूनिट खरीदेगा और वापस में पैसा देगा कंट्री ए को। कुछ इस तरीके का फ्रेमवर्क जो है डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि कार्बन रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इससे क्या हुआ कि हर एक कंट्री चाहेगा कि वो अपने जो भी उनको कोटा दिया गया है एमिट करने का, उससे अलग कुछ एमिट ना करे। अब ये जो रिपोर्ट है ये शिपिंग से रिलेटेड क्यों लॉन्च की गई है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड की वैल्यू की बात करें, जैसे मानिए कि 100 रुपये का 100 मार्क्स का अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रेड होता है तो उसमें से 70 रुपीज़ का ट्रेड जो होता है वो शिपिंग के थ्रू होता है। मैरी टाइम ट्रेड होता है सी के थ्रू, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 80% जो वो मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड का ट्रेड। और उससे जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिट होती हैं उसका 2.5% जो एमिट होता है शिपिंग इंडस्ट्री से। तो इसी को कर्व करने के लिए ये जो रिपोर्ट है जारी की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब इसे मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि ये IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है, नहीं, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है, तो वो है जम्मू का पल्ली नाम का विलेज। जम्मू कश्मीर में पल्ली नाम का विलेज जो है वो है सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। अब कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, एक नेट जीरो नाम का कॉन्सेप्ट है। नेट जीरो क्या होता है, मानिए कि आपने जो है 10 यूनिट्स जो है कार्बन के वो एमिट किए हैं, लेकिन आपने 10 यूनिट ही कार्बन के एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो इसको कहते हैं नेट जीरो। आपने 10 जो है वो एमिट कर दिए और 10 ही क्या कर दिया आपने एब्जॉर्ब कर दिए, तो टोटल आपने 0 एमिट किए हैं और 0 एब्जॉर्ब किए हैं। इसे कहते हैं कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन को सिंक जब कर लेते हैं तो ये आता है। और कार्बन को सिंक करके अगर हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन को निकाला और उसको स्टोर कर लिया, तो उसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और जो हमने कैल्प फॉरेस्ट की बात की थी, जो हमने सीवीड की बात की थी, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी काफ़ी काम आते हैं। तो कार्बन न्यूट्रलिटी को इंडिया में सबसे पहले किसी विलेज ने अचीव किया है, तो वो है पल्ली विलेज जम्मू कश्मीर का। स्टील स्लैंग रोड, स्टील स्लैंग बता देता हूँ क्या होता है। स्टील बनाने की प्रोसेस में जो भी कचरा बचता है, जो भी
अशुद्धियाँ बचती हैं, ठीक है, जो भी लेफ्ट ओवर रहता है उसे कहते हैं स्टील स्लैंग। तो सूरत में कंट्री का सबसे पहला, ठीक है, सूरत में कंट्री का सबसे पहला स्टील स्लैंग रोड जो वो डेवलप किया गया है। स्टील स्लैंग क्या है? ये बाई प्रोडक्ट होता है स्टील मेकिंग में, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वही होती हैं। स्टील स्लैंग का रोड कुछ इस तरीके का दिखता है। स्टील स्लैंग जो है कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? पहले तो इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जा सकता है सॉइल की एसिडिटी को ठीक करने के लिए। सिलिकेट फर्टिलाइजर के तौर पर इसे यूज किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट को बनाने के लिए, और एसिडिक वाटर को ठीक करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो नेचर होता है वो बेसिक रहता है। अब स्टील स्लैंग जो इस तरीके का रहता है, अब ये देखिए कंकड़ पत्थर की तरह ही दिख रहा है, तो स्टील स्लैंग जो है इस तरीके का रहता है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं स्टील स्लैंग से रोड बनाने के लिए? एक तो ये 30% चीपर होता है, ये सस्ता होता है, ये थिकर होता है, मतलब ये पतला भी होता है, पतला नहीं मतलब थोड़ा मोटा सा रहता है, थिकर रहेगा, ड्यूरेबल रहता है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट है इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है कन्वेंशनल जो भी रोड बनते आए हैं अभी तक उसके मुकाबले तो वो कम है, ड्यूरेबल भी ज़्यादा है और सस्ता भी है। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हैं वो हैं जितेंद्र सिंह, इन्हें आप देख सकते हैं, ये जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही लॉन्च किया है एक मिशन जिसका नाम है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। बायो रिफाइनरीज ऐसी रिफाइनरीज जहाँ पर बायो मतलब बायो से रिलेटेड कुछ भी होगा वहाँ पर, इस तरीके का तो आप जान सकते हैं किसके लिए है। ये एक्सेलरेट करेगा, बढ़ावा देगा क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट अलायंस, मतलब पब्लिक तो हो गया, गवर्नमेंट और प्राइवेट हो गया, जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसकी एक अलायंस बनेगी और उसे क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज जो है मिशन इनोवेशन के अंडर में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि रिप्लेनिश करो 10% फॉसिल फ्यूल जो है उसको रिप्लेस कर दीजिए, किससे? बायो बेस्ड फ्यूल से। 2030 तक 2030 तक आपको क्या करना है, जो भी फॉसिल बेस्ड फ्यूल है उसको रिप्लेस कर दीजिए, उसका 10% जो है वो बायोफ्यूल बना दीजिए। और ये 6th मिशन है जो कि मिशन इनोवेशन के अंडर में लॉन्च किया गया है। इससे पहले के 5 कौन से हैं? जैसे क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, जीरो एमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और अर्बन ट्रांजिशन। ये जो 5 मिशन है इससे पहले लॉन्च किए जा चुके हैं मिशन इनोवेशन के अंडर में। ये 6वां जो है इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन इनोवेशन क्या है? मिशन इनोवेशन जो है एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिसर्च में, डेवलपमेंट में, डिमॉन्स्ट्रेशंस में, क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल बनाने के लिए उनको कैटलाइज किया जाए, मतलब उनमें तेज़ी लाई जाए। इसमें जो है टोटल 22 कंट्रीज शामिल हैं और EU शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये है मिशन इनोवेशन के बारे में। मिशन इनोवेशन क्या है? कैटलाइज करने की कोशिश कर रहा है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन फॉर ऑल। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की बात करता हूँ तो इंडिया जो होस्ट कर रहा है इसको, और ये न्यू दिल्ली में होगा। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की सीनियर ऑफिशियल्स की जो मीटिंग है वो होगी न्यू दिल्ली इंडिया में। यहाँ पर क्या है, डिस्कशंस के टॉपिक रहेंगे जैसे एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन पावर, ग्रीन स्टील और ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से बनाई जा सकती है। स्टील का प्रोसेस जहाँ पर एमिशन नहीं होगा, हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस जहाँ पर एमिशन नहीं होगा उसे कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन स्टील। ये सभी जो है मीटिंग का पार्ट होंगे। अगर मैं बात करता हूँ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की, तो ये ग्लोबल फोरम है जहाँ पर 29 मेंबर कंट्रीज जो हैं शामिल होते हैं और वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं पॉलिसीज़ और प्रोग्राम जो कि एडवांसमेंट करेंगे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को। क्लीन एनर्जी के जो सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में होगी। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का सबसे पहला 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट असम में लग गया है। कहाँ लगा है ये? असम में लगा है। किसने लगाया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने।
OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसे लगाया है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वाटर को तोड़ने का, पानी को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा तोड़ा जाता है दो चीज़ों में, एक हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा वाटर को तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन जो है वो निकल के आता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। गैसिफिकेशन के थ्रू हम ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन को अचीव करते हैं। हाइड्रोजन 3 तरीके का होता है और ये मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। हाइड्रोजन फ्यूल जो वो 3 तरीके का होता है, 3 कैटेगरी में अभी उसे डिवाइड किया जाता है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। प्रोसेस की बात करता हूँ तो ग्रे हाइड्रोजन का और ब्लू हाइड्रोजन का प्रोसेस सेम है, गैसिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। गैसिफिकेशन के द्वारा हाइड्रोजन को कैप्चर किया जाता है और ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हाइड्रोजन को कैप्चर किया जाता है वाटर को तोड़कर। ग्रे में और ब्लू में अगर प्रोसेस सेम है तो क्या डिफरेंस है फिर? एनर्जी सोर्स जो है दोनों का ही फॉसिल वेस्ट फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इस सब से मिलकर जो है ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन को बनाते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाया जाता है, जैसे सोलर पैनल हो गए, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी, ये सभी जो है रीन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, उसकी कैटेगरी में आती हैं। तो अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम हाइड्रोजन बनाएंगे तो उसे कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम फॉसिल वेस्ट फ्यूल से बनाएंगे तो उसे कहेंगे ग्रे या फिर ब्लू। तो ग्रे कब कहेंगे और ब्लू कब कहेंगे? ग्रे तब होगा कि जो भी फॉसिल से एमिशन हो रहा है हम उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, हम उसको एनवायरनमेंट में जाने दे रहे हैं, फ्री छोड़ देंगे, ठीक है। कैप्चर नहीं करेंगे तो ग्रे हो जाएगा, लेकिन अगर हम कैप्चर कर लेंगे उस हमने एमिशन को, कार्बन के एमिशन को, जो भी धुआं निकल के आया है हमने उसको कैप्चर कर लिया, उसको स्टोर कर लिया किसी जगह पर, तो उसे कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन। हमने बनाया तो उसे फॉसिल से है, लेकिन जो भी पॉल्यूशन हुआ है हमने उसको कैप्चर कर लिया तो उसे कहते हैं ब्लू। और अगर कैप्चर नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया, उसे कहते हैं ग्रे। और अगर हमने यूज ही नहीं किया फॉसिल बेस्ड फ्यूल का तो कहेंगे हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर ग्रीन हाइड्रोजन। बेर्नार्डिनेली बेरेस्टीन कॉमेट जो है वो नासा के द्वारा अभी खोजा गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा कॉमेट है जो कि देखा गया है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। ये बहुत बड़ा कॉमेट है। कॉमेट क्या होते हैं? ये लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डस्ट और आइस से मिलकर बने होते हैं और जो सन के अराउंड, याद रखिए, जो सन को ऑर्बिट करते हैं। कॉमेट क्या होते हैं? लार्ज ऑब्जेक्ट हैं, डस्ट और आइस से बने हुए और जो सन को ऑर्बिट करते हैं। इस तरीके से कॉमेट जो है वो दिखते हैं। और बेर्नार्डिनेली जो कॉमेट है ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 12 गुना बड़ा है। जितना साइज है माउंट एवरेस्ट का उससे 12 गुना जो कॉमेट है, और ये अब तक का सबसे बड़ा कॉमेट है जो एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा देखा गया है। नासा ने इसे आइडेंटिफाई किया है। इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप की बात करते हैं। ये एक न्यू ग्लोबल बॉडी है, नई ग्लोबल बॉडी है। अब मैं इसमें केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लांट बेस्ड फूड को लेकर जो बातें चल रही हैं ग्लोबल कम्युनिटी में, तो प्लांट बेस्ड फूड के सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए इस फोरम को, इस ग्लोबल बॉडी को लॉन्च किया गया है, फॉर्म किया गया है। इसमें एसोसिएशन शामिल हैं, कंट्रीज शामिल हैं, रीजनल एसोसिएशन शामिल है इसमें। तो टोटल 7 रीजनल एसोसिएशन और कंट्रीज़ ने मिलकर इस ग्रुप को फॉर्म किया है और इंडिया भी इसका पार्ट है। प्लांट बेस्ड फूड की बात करें तो इसमें कोई भी एनिमल से लिया गया इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होता है, चाहे उसे मीट कहेंगे, कोई मिल्क होगा, कुछ भी एनिमल से लिया हुआ इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें केवल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, पल्सेस, लेगम्स, नट्स, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप जो है सेटअप किया गया है सपोर्ट करने के लिए प्लांट बेस्ड फूड को, क्योंकि मीट के कंजम्पशन से हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए मीट के कंजम्पशन को कम करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी की डिमांड है। ई डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट, ई डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं और ये एक वेब पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है। अब ये क्या करेगा? कंसल्टेशन करेगा इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में। यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड डेटा मिलेगा और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड। अब रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड डेटा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो इजीली फाइल किया जा सकेगा, जिससे कि
जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको आसानी होगी और जो भी इंश्योरेंस की कंपनी है उनको भी क्लेम को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इसके साथ ही इसे वाहन पोर्टल से लिंक किया जाएगा और इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट का जो डेटाबेस है उससे भी इसे लिंक करके उसका ई वर्जन तैयार करेंगे। लोकल बॉडीज़ और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया जाएगा इसके थ्रू, और जो भी एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी और फ्यूचर के एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकेगा इस पोर्टल के थ्रू। इस पोर्टल का नाम है ई डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट पोर्टल, जो कि एक वेब पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। रोड एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, रोड एक्सीडेंट के जो भी इंश्योरेंस के क्लेम होते हैं उन्हें ईजिली फाइल करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 ये लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देके बताया कि इसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये देखिए, ये है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। इससे लॉन्च ऑन डिमांड जो हमारी एक टेक्निक है उसको बढ़ावा मिलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चर है ये, जो कि डेडिकेटेड है राइड शेयर मोड के थ्रू। ठीक है, इसे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 को बनाया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड के तौर पर इसरो इसे भेज रहा है, मतलब जहाँ पर इसका टेस्टिंग हो रहा है वहाँ भी इसरो फ़ायदा उठाना चाहता है अपने कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ये डेवलप की गई है इसरो के द्वारा एज अ टेस्ट पेलोड, एक टेस्ट पेलोड के तौर पर SSLV के लिए। ये कहाँ काम आएगी? ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इन सब क्षेत्र में ये अपनी सेवाएं देगी। इससे पहले भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च की जा चुकी हैं। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 जो थी, सबसे पहली जो थी, वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट इन सब के लिए लॉन्च की गई थी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो तीसरी है वो पहली सैटेलाइट है जो कि एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च की जाएगी। तेलंगाना स्पेस टेक फ्रेमवर्क, तेलंगाना कंट्री का सबसे पहला स्टेट बन गया जिसने स्पेस टेक फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि तेलंगाना चाहता है कि वो एक कमर्शियल हब जो है इमर्ज होकर आए, वो एक कमर्शियल हब के तौर पर सेटअप हो जाए स्पेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विस होती हैं उनके लिए। वो प्रमोट करना चाहता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, लॉन्च व्हीकल का प्रोडक्शन हो, सैटेलाइट का प्रोडक्शन हो, सब सिस्टम का प्रोडक्शन हो, या फिर ग्राउंड इक्विपमेंट जो भी होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, इन सब से रिलेटेड क्षेत्र में वो अपने को आगे लेके आना चाहता है। तेलंगाना जो है एक वन स्टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन बनना चाहता है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये कंट्री में ही नहीं, पूरे विश्व में खुद की ख्याति जो है स्पेस टेक में लेकर आना चाहता है। इसलिए तेलंगाना ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क जो है कंट्री में सबसे पहले लॉन्च कर दिया है। स्पेस ब्रिक्स की बात करते हैं। स्पेस ब्रिक्स जो है वो इसरो ने बना ली है। इसरो के जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बना ली हैं स्पेस की ब्रिक्स। कहाँ की? अभी जो है वो बात करते हैं मार्स की बनाई है। मंगल ग्रह से जो भी मिट्टी आई है उससे उन्होंने क्या है, ब्रिक्स बना ली है, ईंट बना ली है। इसरो ने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोनों ने मिलकर बनाया है इसे, और ये कॉम्प्लेक्स शेप की जो ब्रिक्स बनाई है उन्होंने कहाँ की सॉइल को लेकर? मार्स की सॉइल को लेकर, बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से। ठीक है, जो बैक्टीरिया और यूरिया को दोनों को मिलाकर इन्होंने इन ब्रिक्स को बनाया है। लेकिन इससे पहले ये चंद्रमा, लूनार सॉइल, मून की सॉइल से भी ब्रिक्स बना चुके हैं इसरो के साइंटिस्ट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोस, मॉस्किटो को भी जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया है। कहाँ से? USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया मॉस्किटोस को। इससे क्या होगा? इससे जो भी डिसीज़ कैरिंग मॉस्किटो जो हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। ये एक एक्सपेरिमेंट है, अभी केवल एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन इसके क्षेत्र में आगे भी काम होगा तो उससे कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। ये क्या करते हैं कि इनकी जीन में बदलाव कर देते हैं जिससे कि फीमेल ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो मर जाते हैं। जो भी फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो खुद ही मर जाएंगे, उनकी जीन में बदलाव कर दिया जाएगा इस तरीके से। अब इससे क्या होगा? जो भी
एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, जिसे हम डिसीजेस में पढ़ते हैं, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये एक वेक्टर है। वेक्टर क्या है? जो भी डिसीज़ का जो भी वायरस होता है या फिर वायरसेस को जो कैरी करते हैं उन्हें कहते हैं वेक्टर। किसी भी डिसीज़ के वायरस को जो कैरी करने वाला होता है उसे कहते हैं वेक्टर। तो एडीज एजिप्टी जो है कई सारी बीमारियों का एक वेक्टर है, उनके वायरस को कैरी करता है, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, येलो फीवर। तो इन सभी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकेगा इसके थ्रू। जेनेटिकली इंजीनियर्स मॉस्किटो जो है ये एक इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो भी हम मच्छरों को या फिर कीटों को मारने के लिए यूज़ करते हैं उसके एक अल्टरनेटिव के तौर पर काम करेगा। इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनसे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। धरा क्या है? ये एक नॉलेज सिस्टम है, ठीक है, या फिर कहेंगे एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। इसका टाइटल क्या है? धरा जो टाइटल है इसकी इस तरीके से पूरा है, एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, धारा, ठीक है, धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। इसमें क्या होगा? कई सारी लेक्चर्स की सीरीज होंगी जिससे कि इंडिया के डाइवर्स कल्चर के बारे में बताया जाएगा। क्या क्या इंडिया के कंट्रीब्यूशन हैं, क्या क्या इंडिया के अचीवमेंट्स हैं, उन सब के बारे में बताया जाएगा। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में एक लेक्चर होगा। तो इसी तरीके से जो भी इंडिया के अचीवमेंट हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन है इंडिया के, उनके बारे में वीडियो लेक्चर्स की सीरीज है, जिसे धारा के नाम से लॉन्च किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च की है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात करते हैं। संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, ये जो अवार्ड्स हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं वेंकैया नायडू जी, इनके द्वारा दिए गए हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिए गए हैं 2018 के लिए, लेकिन बहुत सारे दिए गए हैं, इसी वजह से आपको नाम नहीं याद रखना है किस किस को दिया गया है, लेकिन किसने दिया है ये जरूर याद रखना है। और ललित कला अकादमी फेलोशिप और नेशनल अवार्ड 2021 के लिए दिए गए हैं। संगीत नाटक अकादमी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको सेटअप किया गया था 1953 में, वहीं पर ललित कला अकादमी जो है उसको 1954 में सेटअप किया गया है। संगीत नाटक अकादमी की बात करूँगा तो ये परफॉर्मिंग आर्ट के फील्ड में काम करती है। परफॉर्मिंग आर्ट कैसे? जैसे म्यूज़िक, डांस और ड्रामा के फील्ड में काम करती है संगीत नाटक अकादमी। नेशनल अवार्ड जो हैं, जो अवार्ड दिए जाते हैं, ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पर होते हैं, जो कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को दिए जाते हैं, टीचर्स को दिए जाते हैं और स्कॉलर्स को भी दिए जाते हैं। वहीं बात करता हूँ ललित कला अकादमी की, तो नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1954 में, और ये विजुअल आर्ट की सर्विस को लेकर कमिटेड है, ठीक है, विजुअल आर्ट को। यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट की बात नहीं की जा रही है, ललित में बात करूँगा विजुअल की, और संगीत नाटक अकादमी जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट की बात करती है। तो ये जो एंशियंट पैटर्न, मॉडर्न पैटर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए ये काम करती है ललित कला अकादमी। तो ये पूरा वीडियो ख़त्म हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट करते हैं तो क्या होता है, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो डेवलप होता है। तो आप कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ और ऐड करूं या फिर कुछ सुधार लेके आऊं तो उसके बारे में बताइए। अभी केवल दूसरा पार्ट आया है ये मंथली का। एक तो बात ये होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अगर आप लेकर आएंगे तो क्या होगा, मेरा थोड़ा सा एनकरेजमेंट हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर रहा हूँ इस बारे में। आप कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा है वीडियो। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो ये कीजिए, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट कर दीजिए। आपके जो भी सजेशंस हैं कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या आपको ज़रूरत है उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में कर दिया कीजिए। ऐसे ही हमारे बीच में कम्युनिकेट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।